हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में महेश कुमार वनवाल की NCERT पर आधारित समान अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारतीय अर्थव्यवस्था अध्याय 7 रोजगार एवं कल्याण योजनाएं से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 6 अध्याय करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है आपके लिए, स्टैंड अप इंडिया। सवाल है, स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? वह अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, या फिर पिछड़े वर्ग के उद्यमों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, या फिर केवल अनुसूचित जाति के उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, या फिर केवल महिला उद्यमों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। सही आंसर होगा यहाँ पे पहला ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर ए है, अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना इसका सही उद्देश्य है। ठीक है, और बाकी ध्यान रखिएगा, इसका जो शुरुआत हुआ था स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत जो की गई थी मोदी सरकार के द्वारा इनको शुरुआत किया गया था। इसको कब की गई थी तो याद रखना है 15 अगस्त 2015। ठीक है, नेक्स्ट है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसमें ये घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2015 को। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया का जो मतलब कि कह सकते हैं घोषणा जो की गई थी वो 15 अगस्त 2015 को की गई थी। अगला सवाल है यहाँ पे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार भारत में स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य स्रोत चिकित्सा का निजी क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र के 44% कुटुंबों का, या फिर शहरी क्षेत्र के 60% कुटुंबों का, या फिर शहरी क्षेत्र के 52% कुटुंबों का, या फिर शहरी क्षेत्रों के 80% कुटुंबों का। तो ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, शहरी क्षेत्र के 52% कुटुंबों का। अगला है, कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट पहल क्रियाशील हुई है। ये एक मध्य से शुरुआत कब से हुई ये आपको बताना है, फरवरी 2005 में, फरवरी 2006 में, या फिर मई 2007 में, या फिर अप्रैल 2010 में। तो याद रखना है 2007 में शुरू की गई थी, अर्थात मई 2007 इसका सही आंसर है, सी ऑप्शन। अगला है, सौभाग्य योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? लड़कियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता से, या फिर लड़कियों की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति से, या फिर गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से, या फिर डी ऑप्शन में है, एक नवजात बालिका के जन्म पर वित्तीय सहायता के प्रावधान से। तो सौभाग्य योजना ये संबंधित है गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्यान रखना है, सौभाग्य योजना और इसी को बोलते हैं प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है, या तो सौभाग्य योजना या फिर कहा जाए इसी को दूसरा नाम कहते हैं इसको हम लोग प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। घरों को बिजली प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक परियोजना है ये। इस परियोजना की घोषणा सितंबर 2017 में मोदी द्वारा की गई थी, जिन्होंने कहा था कि दिसंबर 2018 तक विद्युतीकरण प्रक्रिया को पूरा करना है। तो याद रखना है ये संबंध किससे है? मुफ्त बिजली के प्रावधान से, ये भी BPL के लिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन कौन सा है? IMF है, या फिर IFC है, या फिर IFAD है, या फिर IIMA है। तो ध्यान रखना है सही आंसर हो जाएगा IFAD, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जनवरी 2015 में। ठीक है, बहुत सारी योजनाएं 2014 और 15 के अंतर्गत लाई गई थी, उसी में से एक है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अगला सवाल है 7 नंबर, ट्राइसेम। ठीक है, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का, औद्योगिक विकास का, शहरी विकास का, सुरक्षात्मक तैयारियों का। तो याद रखना है ये ग्रामीण विकास से संबंधित है। ठीक है, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का। सवाल अब ये भी बन सकता है कि ट्राइसेम की शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखना है 15 अगस्त 1979। ठीक है, और ट्राइसेम का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ट्राइसेम का फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या होता है? ध्यान रखिएगा, ट्रेनिंग टू
रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी कोई पूछ सकता है, तो याद रखिएगा ट्राई सेम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और इसकी जो शुरुआत की गई थी कार्यक्रम को 15 अगस्त 1979। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई है। जनधन योजना बताना है कि किसके लिए ये शुरू की गई है। गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर आवास ऋण प्रदान करने के लिए, बिल्कुल गलत है। ठीक है, पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए, ये भी गलत है। देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई थी। इसमें खास बात ये थी कि इसे आप जीरो बैलेंस से शुरू कर सकते थे। ठीक है, जीरो बैलेंस रखने पर कोई भी आपको चार्ज नहीं कर लगता था, जबकि देखेंगे नॉर्मल हम जब बैंकिंग में सेविंग बैंक अकाउंट जाके खुलवाते हैं तो वहाँ पे जीरो बैलेंस में आपका पैसा कटता है। 500 मिनिमम बैलेंस 500 रुपये रखना वहाँ पे ज़रूरी होता था, लेकिन प्रधानमंत्री जनधन योजना में आप जीरो बैलेंस रखेंगे तो भी आपका कोई भी पैसा वहाँ पे चार्जेज नहीं लगते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत इसमें लगी हमें। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना में, और हमको लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना ही इस्तेमाल करते होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए शुरुआत किया गया था, और ये सबसे बड़ी कह सकते हैं कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन था हमारे देश का। बहुत सारे खाते खोले गए थे इसके दौरान। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है। मनरेगा, पहल, NSAP या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, पहल देखेंगे, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना थी। पहल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो प से होता है, यहाँ पे आपको याद रखना है, प से प्रत्यक्ष हो जाएगा, और ह से हो जाएगा हस्तांतरित, और ला से हो जाएगा लाभ। ठीक है, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, इसको 3 चरणों में लागू किया गया था। सबसे पहले से 2013 में लाया गया था। ठीक है, 2013 में। ठीक है, 2013 में, इसके बाद फिर आया 2014 में, और फिर आया 2015 में। कहने का मतलब है कि 2013 में आई थिंक 291 जिलों को शामिल किया गया था। ठीक है, 291 जिला में से शुरुआत किया गया था, जबकि 2014 में देखेंगे 54 जिलों को शुरुआत की गई थी इसमें, और 2015 में देखेंगे कि यहाँ से पूरे भारत में इसे लागू कर दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये पहल जो योजना थी ये विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना थी। पहल का फुल फॉर्म हमने बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। EAS, ट्राइसेम, JRY, RLEGP, इन योजनाओं को लागू करने का सही कालानुक्रम क्या है। कालानुक्रमिक क्या है ये बताना है आपको, कालक्रम बताना है अर्थात। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बात करें EAS के बारे में, तो EAS का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। ठीक है, इसे लागू किया गया था 1993 में। ठीक है, जबकि ट्राइसेम हमने बताया यहाँ पे 1979 से शुरुआत की गई थी। ठीक है, ट्राइसेम का, जबकि JRY, जिसे हम लोग जवाहर रोजगार योजना कहते हैं, इसे शुरुआत की गई थी 1989 में। ठीक है, जबकि देखेंगे यहाँ पे RLEGP के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म होता है द रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। क्या होता है, द रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। इसे लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 1983 को। कब किया गया था, 1983 को। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैच करिए कौन सा क्रम सही हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पुराना दिख रहा है, ट्राइसेम दिख रहा है। ठीक है, ये पहले नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसके बाद हम बात करें चौथा ऑप्शन, तो यहाँ पे दिख रहा है 1983। ठीक है, उसके बाद फिर कौन सा हो जाएगा 1989 वाला 3, तो 3 किस में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। ठीक है, तो 10 का हो जाएगा यहाँ पे डी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई थिंक। तो याद रखना है आपको, EAS 1993 में, ट्राइसेम 1979 में, जबकि JRY 1989 में आया 1989 में, जबकि RLEGP जो है 1983 में आया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
के बारे में सत्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब ये आया था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसी के साथ एक और योजना आई थी, वो उसका नाम क्या था, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, और इसी साथ एक और योजना थी अटल पेंशन योजना। ठीक है, 3 योजना को लाया गया था एक साथ में। तो यहाँ बताना है आपको कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, तो पहला दिया है, यह एक निजी दुर्घटना प्रतिपूर्ति योजना है, बिल्कुल सही है। यह 18 तथा 50 वर्ष के मध्य किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, तो ये गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 18 से लेकर के 60 इसका सही आंसर हो जाएगा, 18 से 60। ठीक है, 18 से 50 तक था अटल पेंशन योजना का। ठीक है, और यह 18 तथा 70 वर्ष के मध्य किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, माफ़ कीजिएगा ये 60 नहीं 70 होगा। ठीक है, ये 70 सही होगा, 60 नहीं। ठीक है, तो 18 से जो 50 है वो है अटल पेंशन योजना के लिए, जबकि 18 से 70 है ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए। तो सी कथन यहाँ पे सही दिख रहा है। बात करें डी ऑप्शन के बारे में, वार्षिक बीमा किस्त की देय राशि 12 रुपया है, जिसे भी बढ़ा करके 20 रुपया कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आया। यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है वो है आपका यहाँ पे बी ऑप्शन। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 18 से 70 वर्ष। ठीक है, और बाकी बात करें हम लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में, तो वहाँ पे जो एज है वहाँ भी 18 से 50 है। ठीक है, 18 से 50। यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये हो जाएगा 18 से 70 साल, और अटल पेंशन योजना के लिए जो एलिजिबल है वो 18 से 50 तक का है। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा ये जो आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, पहले 12 रुपया था, अब हो गया इसमें कितना, 20 रुपया। तो यहाँ पे ये भी अब डेटा गलत हो जाएगा अब के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जिसमें ये किताब बंद छप रही होगी उस समय ये डेटा सही था, लेकिन अब 12 के जगह 20 रुपया हो गया है। जबकि बात करें हम लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो पहले यहाँ पे 330 रुपये का होता था। ठीक है, अब यहाँ पे आई थिंक 436 रुपये हो चुका है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, और ये तो खैर आपका अटल पेंशन योजना है। ठीक है, इसमें अलग अलग किस्तें हैं, 1000 रुपये का भी है, 2000 का भी है, 3000 रुपये का भी है, 4000 का भी है और 5000 का भी है। ठीक है, तो जैसा पेमेंट यहाँ पे जैसे मंथली आप चार्ज कटवाते हैं उसी तरीके से आपका इस तरह से आपको 60 साल उम्र होने के बाद आपको ये पैसा मिलेंगे पेंशन के रूप में। ठीक है, तो ध्यान रखिए ना, आपको यहाँ पे बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम, यहाँ पे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि ये क्या है। यहाँ पे दोनों में देखेंगे, यदि दोनों के कंडीशन में, एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में क्या फ़ायदा है आपको, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में क्या फ़ायदा है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अगर आपकी मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपये मिलता है आपको, आपके जो भी नॉमिनी होंगे, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत भी मृत्यु होने पर 2 लाख मिलता है। तो फ़र्क यहाँ पे है कि इसमें किसी भी तरह का अगर एक्सीडेंट होता है, किसी तरह का हाथ पैर का कुछ डैमेज होता है तो उसमें भी आपको कुछ क्षतिपूर्ति मिलता है, जबकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में ऐसा नहीं, इससे मृत्यु होने पर 2 लाख वहाँ मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसलिए अमाउंट भी तो कम रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष RIDF के अंतर्गत नहीं आता है। तो ध्यान रखना है, इसमें ग्रामीण उद्योग नहीं आता है, बाकी ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण विद्युतीकरण ये सभी आते हैं। नेक्स्ट है, महिलाओं को पारंपरिक और अपारंपरिक व्यवसायों में प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने वाली योजना का नाम क्या है। महिलाओं को पारंपरिक और अपारंपरिक व्यवसायों में प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने वाली योजना का नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, स्वावलंबन इसका सही आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने युवतियों के लिए भाग्यश्री योजना को प्रारंभ किया है। बताना है वो कौन सा राज्य है जो भाग्यश्री योजना को प्रारंभ किया है, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र या हरियाणा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र जो है वो भाग्यश्री योजना को प्रारंभ किया है। ठीक है, किसके लिए, तो ये गर्ल्स के लिए है, युवतियों के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महिलाओं के लिए आय उत्पादक कार्यक्रम नहीं है। पहला ऑप्शन में दिया है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्र महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, उपरोक्त में से कोई नहीं। बी ऑप्शन सही दिख रहा है यहाँ पे, एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम ये महिलाओं के लिए आय उत्पादक कार्यक्रम नहीं है, बाकी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम महिलाओं के लिए है, इस देखिए महिलाओं को लाभ दिया जाता है। और सी ऑप्शन तो खैर दिख ही रहा है कि यहाँ पे महिला है। नेक्स्ट है,
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है? सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का, भारत निर्माण का, या फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना का, या फिर गरीबी निवारण कार्यक्रम का। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, भारत निर्माण का ये देखेंगे कि इसका कार्यक्रम है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल। नेक्स्ट है नरेगा। नरेगा जो मनरेगा हो चुका है का नाम कब दिया गया था? तो ध्यान रखना है 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, तो यहाँ पे 17 का सी आंसर हो जाएगा। अगला है, आप कमेंट करके बताइए कि नरेगा को कब लाया गया था, किस वर्ष योजना कब लाई गई थी, और अभी मजदूरी दर इसका कितना है। वैसे तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं, लेकिन मिनिमम कितना होता है, मिनिमम कितना तय की गई है, उससे आप कम नहीं दे सकते। हाँ, उससे जितना ज़्यादा दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे एक जो एवरेज जो रेट है उससे आप कम नहीं दे सकते हैं, वो आपको रेट कमेंट करना है। चलिए आगे है, संगम योजना निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है? इलाहाबाद का विकास, महिलाओं का विकास, विकलांगों का विकास, या फिर गंगा नदी का स्वच्छ करना। तो संगम योजना जो है आपका वो विकलांगों का विकास से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध कराना है? मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं, केवल ग्रामीण सड़कें, केवल पीने की पानी, या फिर कृषि आधारित औद्योगिक विकास। सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं ये पूरा करना, उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है? स्वच्छता, तालाब एवं अन्य जल संकुल की स्वच्छता, पीने के लिए स्वच्छ जल व्यवस्था, या पर्यावरण स्वच्छता। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना किस उद्देश्य है, किसका उद्देश्य क्या है इसका? शौच को स्वच्छ करना, स्वच्छता। ठीक है, स्वच्छता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? मनरेगा तो है, ठीक है, और बाकी यहाँ पे है NRLM है, और एक है RMSA, और एक है STEP। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो हमारा RMSA है ये रोजगार से संबंधित नहीं है। ध्यान रखिएगा RMSA क्या है? ये है, इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। R फॉर राष्ट्रीय, M फॉर माध्यमिक, S फॉर शिक्षा, और A फॉर होता है अभियान। ध्यान रखना आपको कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भारत सरकार की प्रमुख ये योजना है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ये रोजगार से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे सूची दिया हुआ है, इधर कार्यक्रम है और इधर ये कब प्रारंभ किया गया था ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको मैच कर लेते हैं हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले बात करें हम लोग, सबसे पहले दिया है अंधत्व नियंत्रण हेतु कार्यक्रम, ये इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1976 में। ठीक है, समन्वित बाल विकास योजना इसकी शुरुआत की गई थी 1975 में, जबकि राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम को शुरुआत की गई थी 1983 में, जबकि साक्षर भारत मिशन शुरुआत किया गया था 2009 में। तो यहाँ पे देखेंगे सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, आगे है, आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य है क्या है? गृह आवंटन करना, गृह ऋण उपलब्ध कराना, या फिर बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराना, या फिर ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हों सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। तो आश्रय बीमा योजना का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो कामगार बेरोजगार हो गए हैं सामाजिक सुरक्षा उसे प्रदान करना। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला है, आम भारतीय बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। आम भारतीय बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी नागरिक श्रमिकों को, या फिर ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को, या फिर शहरी क्षेत्र के सभी श्रमिकों को, या फिर ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के सभी श्रमिकों को। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को। 25 नंबर है, विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है यहाँ पे आर्थिक विकास से संबंधित है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ भी कार्यक्रम दिया हुआ है, इधर प्रारंभिक वर्ष दिया हुआ है, कब शुरुआत हुई थी इसका। तो चलिए इसको भी मैच कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। पहला दिया हुआ इधर आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्व रोजगार योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत की गई थी आपका 1999 में। ठीक है, जबकि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में लाया गया था,
जवाहर रोजगार योजना अभी हमने बताया इसके बारे में, ठीक है, ये 1989 का है, ठीक है, जवाहर रोजगार योजना। जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है ये 2005 का है, ठीक है। तो सही जो दिख रहा ऑप्शन ये है आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर। अगला है निम्नांकित में भारतीय सरकार के रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम में कौन सा एक नहीं है। रोजगार सृजन और साथ ही साथ गरीबी निवारण कार्यक्रम कौन सा नहीं है आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बिल्कुल देता है, सही है ये। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये भी सही है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये भी रोजगार देता है, ये भी सही है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष ये नहीं है, ठीक है, ये अलग चीज़ है, ये रोजगार और गरीबी को दूर करने वाला कार्यक्रम नहीं है। डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला है राजीव आवास योजना का लक्ष्य क्या था, ग्रामीण निर्धनों के लिए आवास की व्यवस्था करना, मरीन बस्ती मुक्त करना, या फिर निर्धन छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था करना, या गाँव में रात्रि आश्रय की व्यवस्था करना। तो सी और डी क्या लगता है सही होगा, बिल्कुल नहीं। ए और बी में देखेंगे तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मलिन बस्ती को मुक्त करना ही राजीव आवास योजना का मुख्य लक्ष्य था। अगला है केंद्र सरकार ने बालिका शिशु के लिए जो योजना जारी की है उसका नाम क्या है, राजलक्ष्मी, रानी बिटिया, धनलक्ष्मी या राजरानी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे धनलक्ष्मी, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है जॉन मेनार्ड केन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है समग्र मांग पर, समग्र पूर्ति पर, प्रभावी मांग पर, या फिर ब्याज की दर पर। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन प्रभावी मांग पर। 31 नंबर है भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन संबंधित है, किससे संबंधित है, प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के मध्याह्न भोजन से, या फिर ग्रामीण गर्भवती महिलाओं के पोषण से, या फिर ग्रामीण बच्चों के पोषण से, या फिर ग्रामीण वृद्धजनों के पोषण से। इसका जो राइट आंसर है वो ए नंबर है, प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन से, ठीक। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था। तो आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए ये व्यक्ति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, इन्होंने ही कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी सुविधाएं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 33 नंबर भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्विक घोषणा की है, अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा, कृषि क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, या फिर निर्यात क्षेत्र। तो याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन निर्यात क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि निर्विक का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा NI से होता है निर्यात, R से होता है यहाँ पे ऋण, और VI फोर होता है विकास, और K फोर यहाँ पे पूरा जो है वो योजना, इसमें से अलग से हम जो जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुख्य वर्ड है वो NI से होता है निर्यात, ठीक है, R से हो जाएगा आपका यहाँ पे ऋण, और VI से क्या हो जाएगा VIK से हो जाएगा विकास, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका पूरा निर्यात ऋण विकास योजना, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। 34 नंबर यहाँ देखेंगे हम लोग अटल नवमेंस मिशन AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ये पहल है आपका नीति आयोग का, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर में क्या है कि निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है, इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। निधि कार्यक्रम में देखेंगे कि ये छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किए गए हैं, और साथ ही साथ इसमें 20 छात्रों को स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा, सी सही है यहाँ पे। 36 नंबर है निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है। बताना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र कौन है, केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के वयस्क सदस्य, या फिर BPL परिवारों के वयस्क सदस्य, या फिर सभी पिछड़े समुदाय के परिवारों के वयस्क सदस्य, या फिर किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। तो याद रखना है डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, कोई भी परिवार का वयस्क सदस्य है वो इसका फ़ायदा या लाभ ले सकता है, ठीक है।
37 नंबर है और ये अंतिम सवाल है इस अध्याय का। राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से पृथक है क्योंकि, मतलब सिंपल से ये पूछा जा रहा है आपसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी जो कार्यक्रम है वो अन्य रोजगार कार्यक्रमों से पृथक है क्योंकि, क्या कारण है। तो यहाँ पे देखेंगे जो कारण है वो ये है कि यह रोजगार की एक योजना ना होकर के कानूनी व्यवस्था है। ठीक है, यह कोई योजना नहीं है, एक तरह से कानूनी व्यवस्था है, यानी कि कानूनी तौर पर आप इस यहाँ पे रोजगार मांग सकते हैं। अगर आपको काम नहीं मिलता है तो आप उसके बदले में आपको मतलब कि जो बैठे हैं बिना बैठे ही आपको वहाँ पे सरकार का मतलब बैठे हुए आपको भत्ता देगी सरकार। ठीक है, इसीलिए देखेंगे यहाँ पर ये कानूनी व्यवस्था है, ना कि ये रोजगार एक योजना है। ठीक, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 37 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।